जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा 21 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर इशू किया था। इस लेटर को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने इस लेटर पर पिछले 2 वीडियो में चर्चा की है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। पिछले दोनों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के अंत में भी दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम उस चर्चा को आगे लेकर जाएंगे और 4 इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में बांटा है जो इस प्रकार है। पहला, 21 सितंबर 2023 के लेटर में डिसेबिलिटी के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 बातें क्या है। पार्ट 2 में बताऊंगा कि वॉर इंजरी पेंशन और वॉर इंजरी रिलीफ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पार्ट 3 में बताऊंगा कि कैपिटलाइज्ड वॉर इंजरी रिलीफ क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वो पार्ट 4 में बताऊंगा कि इनवैलिड पेंशन क्या होती है और कब मिलती है। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि 21 सितंबर 2023 के लेटर में डिसेबिलिटी के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो ये इस प्रकार है। नंबर 1, अब तक रूल ये था कि अगर कोई सैनिक फौज ज्वाइन करते वक्त फिट था तो यह माना जाएगा कि उस दिन के बाद उसे जो भी इंजरी या बीमारी हुई वो फौजी नौकरी के कारण हुई है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप एंटाइटलमेंट रूल्स के पैराग्राफ 7 को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें यह कहा गया है कि ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिन्हें ज्वाइनिंग के समय पता लगाना संभव नहीं है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि अगर कोई बीमारी ज्वाइनिंग के बाद हुई तो वो फौजी नौकरी के कारण ही हुई है। तो यह है पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पर। वो कही गई है पैराग्राफ 8 में, जिसे अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये पैराग्राफ 8 कह रहा है कि जब भी डिसेबिलिटी को सैंक्शन किया जाता है तो ये देखा जाएगा कि क्या सैनिक की इंजरी और डिसेबिलिटी का सीधा सीधा कनेक्शन है या नहीं। अगर ये सीधा कनेक्शन सामने नहीं आता है तो डिसेबिलिटी को रिजेक्ट किया जा सकता है। एक और बात, अगर आपकी इंजरी या बीमारी कैटेगरी बी या कैटेगरी सी में आती है, यानी वो ऑपरेशनल एरिया में नहीं हुई है और आपकी डिसेबिलिटी रिजेक्ट कर दी जाती है, तो आप बोर्ड के फैसले के खिलाफ 2 अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इंजरी या बीमारी कैटेगरी डी या कैटेगरी ई में आती है, यानी वो ऑपरेशनल एरिया में हुई है, तो अपील का सिस्टम लागू नहीं है। बोर्ड ने जो भी डिसेबिलिटी दे दी उसे फाइनल माना जाएगा। तो ये था पार्ट 1। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में कोई टॉपिक्स कवर करूं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं पक्का उन टॉपिक्स को भविष्य में कवर करूंगा। थैंक यू। ग्रेट। तो अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि वॉर इंजरी पेंशन और वॉर इंजरी रिलीफ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन उससे पहले ये वॉर इंजरी पेंशन और वॉर इंजरी रिलीफ मिलते कब है? ये तब मिलते हैं जब आपकी इंजरी ऑपरेशनल एरिया में दुश्मन या मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशंस में हुई है, जैसे कश्मीर वैली में ऑपरेशंस में गोली लगने के कारण। इसके अलावा अगर बैटल इनॉकुलेशन या ट्रेनिंग के दौरान बॉम्ब फटने से इंजरी हो जाती है और डिसेबिलिटी मिलती है तो उस डिसेबिलिटी के लिए भी वॉर इंजरी पेंशन या वॉर इंजरी रिलीफ मिलेंगे। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए वॉर इंजरी पेंशन और वॉर इंजरी रिलीफ के बीच के अंतर को एक बार फिर से दोहरा देता हूं। तो इनमें 3 महत्वपूर्ण अंतर हैं। वॉर इंजरी रिलीफ तब मिलता है जब डिसेबिलिटी मिलने के बाद सैनिक की सर्विस कंटिन्यू रहती है। वॉर इंजरी पेंशन तब मिलती है जब सैनिक को डिसेबिलिटी के कारण इनवैलिड आउट कर दिया जाता है। नंबर 2, वॉर इंजरी पेंशन टैक्स फ्री होती है। वॉर इंजरी रिलीफ के साथ मिलने वाली पेंशन पर टैक्स लगता है। नंबर 3, पूरी वॉर इंजरी पेंशन पर डियरनेस रिलीफ यानी डीआर मिलता है, लेकिन वॉर इंजरी रिलीफ पर डीआर नहीं मिलता। तो ये थे वॉर इंजरी पेंशन और वॉर इंजरी रिलीफ के अंतर। अब चलिए इनकी कैलकुलेशन को देखते हैं और कैलकुलेशन के लिए मैं अपनी गणित की नोटबुक खोलता हूं। इस शीट के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर नहीं है तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, आप इसे अपनी डायरी में भी कर सकते हैं। ग्रेट। तो ये आ गई गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन पर।
तो ये कैलकुलेशन है नायक बलविंदर की वॉर इंजरी पेंशन का। नायक बलविंदर की एज है 45 इयर्स। उन्हें कश्मीर में मिलिटेंट से लड़ते वक्त गोली लगी और 40% उनको डिसेबिलिटी मिली और उस डिसेबिलिटी के कारण उन्हें अब इनवैलिड आउट किया जा रहा है। क्योंकि उन्हें इनवैलिड आउट किया जा रहा है, उन्हें वॉर इंजरी पेंशन मिलेगी। और उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहली टेबल में मैंने सिंपली उनकी जो लास्ट बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे को मिलाकर लिख दिया है 45,000 रुपए। इसकी कैलकुलेशन के लिए उनकी एक्स ग्रुप पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस पे ऐड किए जाएंगे, पर कैलकुलेशन को सरल रखने के लिए मैंने सिर्फ 2 ही एलिमेंट दिखाए हैं। तो मान लीजिए उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है 45,000 रुपए। तो उनका सर्विस एलिमेंट कितना बन जाएगा, वो होगा सर्विस पेंशन की तरह ही लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50%, यानी उसका आधा, यानी 45,000 को हमने 2 से डिवाइड किया और उनका सर्विस एलिमेंट आ गया 22,500 रुपए। तो ये हो गया सर्विस एलिमेंट। अब आते हैं अगली टेबल पर, जो है वॉर इंजरी एलिमेंट का कैलकुलेशन। और इस टेबल में सबसे पहली लाइन में मैंने लिखा है फॉर 100% डिसेबिलिटी 100%। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि रूल्स के अनुसार अगर कोई सैनिक ऑपरेशनल एरिया में इंजर होता है और उसे डिसेबिलिटी मिलती है, तो 100% डिसेबिलिटी के केस में उसे वॉर इंजरी पेंशन मिलेगी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 100%। तो वो मैंने पहली लाइन में लिख दिया है। दूसरी लाइन में लिखा है फॉर 100% डिसेबिलिटी अमाउंट। तो अमाउंट कितना मिलेगा? अगर नायक बलविंदर को डिसेबिलिटी मिलती 100%, तो उसको वॉर इंजरी पेंशन का अमाउंट मिलता 45,000 इंटू 100%, दोनों को गुणा किया तो अमाउंट आ गया 45,000 रुपीज। मतलब अगर उन्हें 100% डिसेबिलिटी मिलती तो उन्हें वॉर इंजरी एलिमेंट ठीक उतना ही मिलता जितनी उनकी लास्ट ड्रॉन बेसिक पे और मिलिट्री सर्विस पे मिलाकर है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उनको डिसेबिलिटी 100% नहीं मिली है, उनको डिसेबिलिटी मिली है 40%। तो वो मैंने अगली लाइन में लिख दी है। उसके अगली लाइन में मैंने लिख दिया है ब्रॉड बैंडेड डिसेबिलिटी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर किसी सैनिक की डिसेबिलिटी 50% से कम है तो उसे वॉर इंजरी पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन की कैलकुलेशन के लिए ब्रॉड बैंड कर दिया जाता है 50%, जो कि मैंने अगली लाइन में लिख दिया है। तो उनकी ब्रॉड बैंडेड डिसेबिलिटी हो गई 50%। अब उनका वॉर इंजरी एलिमेंट निकालने के लिए हमने 45,000 को गुणा कर दिया है 50% से, तो वॉर इंजरी एलिमेंट आ गया 22,500 रुपए, यानी 22,500 रुपीज। और उनकी वॉर इंजरी पेंशन कितनी आ गई, उसके लिए हमने उनके सर्विस एलिमेंट और वॉर इंजरी एलिमेंट को ऐड कर दिया, उनको जमा कर दिया, तो उनकी टोटल वॉर इंजरी पेंशन आ गई 45,000 रुपए। तो ये था वॉर इंजरी पेंशन का कैलकुलेशन। अब आते हैं वॉर इंजरी रिलीफ की कैलकुलेशन पर। तो ये केस है नायक थापा का। इन्हें भी नायक बलविंदर की तरह 40% डिसेबिलिटी मिली, पर इनको इनवैलिड आउट नहीं किया गया, इनकी सर्विस कंटिन्यू रही। तो क्योंकि सर्विस कंटिन्यू रही, हालांकि वो ऑपरेशनल एरिया में गोली लगने से ही इंजरी हुई थी, उन्हें वॉर इंजरी पेंशन नहीं मिलेगी, उन्हें मिलेगा वॉर इंजरी रिलीफ। तो पहली टेबल पिछली टेबल की तरह ही है। इनकी भी लास्ट ड्रॉन पे जो है वो है 45,000 रुपए। तो सर्विस एलिमेंट पहले की तरह बन जाएगा 22,500 रुपए, 22,500 रुपीज। अब आते हैं अगली टेबल पर और देखते हैं कि वॉर इंजरी रिलीफ को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। और इसमें आप देखेंगे कि पहली जो लाइन है वो पिछली टेबल से अलग है। वॉर इंजरी पेंशन की कैलकुलेशन में हमने देखा था कि फॉर 100% डिसेबिलिटी वॉर इंजरी एलिमेंट मिलता है 100%, पर अगर सर्विस कंटिन्यू रहती है तो फॉर 100% डिसेबिलिटी वॉर इंजरी रिलीफ मिलता है 60%, 100% नहीं। तो वो मैंने पहली लाइन में लिख दिया है 60%। अब आते हैं फॉर 100% डिसेबिलिटी अमाउंट कितना बनेगा। उस अमाउंट के लिए हमने 45,000 को गुणा कर दिया है 60% से, तो वो अमाउंट आ गया 27,000 रुपए। तो नायक थापा को वॉर इंजरी रिलीफ मिलता 27,000 रुपए अगर उनकी डिसेबिलिटी होती 100%, पर उनकी डिसेबिलिटी 40% है, जो कि मैंने अगली लाइन में लिख दी है। और उससे अगली लाइन में मैंने उनकी डिसेबिलिटी को ब्रॉड बैंड करके लिख दिया है 50%। और उनका वॉर इंजरी रिलीफ निकालने के लिए 27,000 को हमने गुणा कर दिया है 50% से, और उनका वॉर इंजरी रिलीफ आ गया 13,500 रुपए।
तो रिटायरमेंट के बाद उनको टोटल पेंशन कितनी मिलेगी उसके लिए मैंने सर्विस एलिमेंट और वॉर इंजरी रिलीफ को ऐड कर दिया है, तो उनकी टोटल मंथली पेंशन बन जाएगी 36,000 रुपए। तो ये था पार्ट 2 और अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि कैपिटलाइज्ड वॉर इंजरी रिलीफ क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पहली बात तो ये होता क्या है। तो एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 के अनुसार जब भी किसी सैनिक को डिसेबिलिटी मिलेगी तो उसका मेडिकल बोर्ड होगा, जैसे पहले होता था। यही बोर्ड डिसेबिलिटी देगा। इस बोर्ड को कहते हैं रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड। ये मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा कि डिसेबिलिटी के बावजूद सैनिक फौजी नौकरी के काबिल है या नहीं। अगर सैनिक की सर्विस कंटिन्यू रहती है तो उसे 2 चॉइस मिलेंगी। अगर आपकी इंजरी ऑपरेशनल एरिया में हुई है तो आप रिटायरमेंट के बाद वॉर इंजरी रिलीफ ले सकते हैं। उसका कैलकुलेशन हमने कुछ देर पहले देखा था। दूसरी चॉइस है कि आप वॉर इंजरी रिलीफ का पैसा लमसम ले लें। इस लमसम पेमेंट को कहते हैं कैपिटलाइज्ड वॉर इंजरी रिलीफ। ये कम्यूटेशन की तरह होता है। रिटायरमेंट के समय आप अपनी 50% तक की पेंशन को कम्यूट करके उसके बदले में एक मोटी रकम ले सकते हैं। इसी तरह डिसेबिलिटी मिलने पर आप वॉर इंजरी रिलीफ के बदले में एक मोटी रकम एक ही बार में ले सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि आपने एक बार ये चॉइस कर ली तो इसे फाइनल माना जाएगा और एक बार आपने ये मोटी रकम ले ली तो आपको पेंशन के बाद मंथली वॉर इंजरी रिलीफ नहीं मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि मोटी रकम लेने में फायदा है या पेंशन के बाद मंथली रकम लेने में। तो चलिए कैलकुलेशन को देखते हैं। इससे क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने बताया वॉर इंजरी पेंशन और वॉर इंजरी रिलीफ की कैलकुलेशन के लिए डिसेबिलिटी को ब्रॉड बैंड किया जाता है, लेकिन कैपिटलाइज्ड वॉर इंजरी रिलीफ की कैलकुलेशन के लिए डिसेबिलिटी को ब्रॉड बैंड नहीं किया जाता। कैलकुलेशन दिखाता हूं, उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन के लिए अपनी गणित की नोटबुक फिर से खोलते हैं और ये आ गई गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन पर। तो ये है नायक शिंदे का कैपिटलाइज्ड वॉर इंजरी रिलीफ का कैलकुलेशन। नायक शिंदे को भी नायक बलविंदर और नायक थापा की तरह 40% डिसेबिलिटी मिली। उनकी भी इंजरी मिलिटेंट से लड़ते हुए गोली लगने के कारण हुई थी। उनकी सर्विस कंटिन्यू रही, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पेंशन के बाद वॉर इंजरी रिलीफ नहीं चाहिए मंथली बेसिस पर, मुझे उसके बदले में एक लमसम अमाउंट दे दिया जाए। उस लमसम अमाउंट को कहेंगे कैपिटलाइज्ड वॉर इंजरी रिलीफ। और ये टेबल बता रही है कि उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहली टेबल पहले की जैसी ही है। नायक शिंदे की जो लास्ट ड्रॉन पे है वो है 45,000 रुपए। अब अगली टेबल में आते हैं और देखते हैं कि उन्हें लमसम अमाउंट कितना मिलेगा। तो उस टेबल में सबसे ऊपर वाली जो लाइन है वो पिछली टेबल की तरह ही है और उसमें मैंने लिखा है फॉर 100% डिसेबिलिटी वॉर इंजरी रिलीफ कितना मिलेगा 60%। तो ये हो गया पहली लाइन। अब आते हैं दूसरी लाइन पर, वो है डिसेबिलिटी। तो उनकी डिसेबिलिटी कितनी मिली है उन्हें 40%। अब इंपॉर्टेंट बात ये है जो कि मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट की है, वो ये है कि वॉर इंजरी रिलीफ अगर कोई सैनिक मंथली बेसिस पे लेता है तो उसे ब्रॉड बैंड किया जाता है, पर कैपिटलाइज्ड वॉर इंजरी रिलीफ को ब्रॉड बैंड नहीं किया जाता। तो इस कैलकुलेशन में नायक शिंदे की डिसेबिलिटी को 40% लिया जाएगा, ना कि 50%। तो ये मैंने इस लाइन में लिख दिया है कि उनकी डिसेबिलिटी है 40%। अगली लाइन में लिखा है नंबर ऑफ मंथ्स, यानी एक साल में कितने महीने होते हैं 12। और उसके अगली लाइन में मैंने लिखा है कम्यूटेशन फैक्टर। अब इस कम्यूटेशन फैक्टर के बारे में आप जानते होंगे अगर आपने मेरा पेंशन की कम्यूटेशन का वीडियो देखा था। इस कम्यूटेशन फैक्टर को सैनिक की एज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है और इस टेबल से लिया जाता है, जिसे अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है, क्योंकि नायक शिंदे की एज 45 ईयर्स 45 साल है, तो उनका कम्यूटेशन फैक्टर आएगा 8.996, जो कि हम उस टेबल पर वापस आते हैं, मैंने यहां पर एंटर कर दिया है और अब वॉर इंजरी रिलीफ निकालने के लिए इन सभी को गुणा कर दिया है। किस किस को? 45,000, 60%, 40%, 12 और 8.996। जब इन सब को गुणा कर दिया तो नायक शिंदे का वॉर इंजरी रिलीफ निकल कर आ गया, जो है 11,65,882 रुपए। ये है कैपिटलाइज्ड वॉर इंजरी रिलीफ।
अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आपके लिए फायदेमंद क्या है। क्या आपको मंथली बेसिस पर वॉर इंजरी रिलीफ लेना चाहिए पेंशन जाने के बाद, या फिर ये लमसम अमाउंट लेना चाहिए। तो जैसा कि हमने कुछ देर पहले देखा था, नायक थापा ने कहा था कि मुझे पेंशन जाने के बाद मंथली बेसिस पर वॉर इंजरी रिलीफ चाहिए, और उनको वॉर इंजरी रिलीफ कितना मिला था, 13,500 रुपए पर मंथ। और यहां पर नायक शिंदे को टोटल लमसम अमाउंट कितना मिल रहा है, 11,65,882 रुपए। अगर आप 11,65,882 को 13,500 रुपए से डिवाइड करते हैं तो आएगा 86 मंथ्स, यानी कि नायक शिंदे को सिर्फ 7 साल का वॉर इंजरी रिलीफ लमसम अमाउंट मिल रहा है। पर जैसा कि हम जानते हैं, रिटायरमेंट के बाद हमारी लाइफ हो सकती है 20 से 30 साल तक। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास ऐसी ऑप्शन आती है तो आपको ऑप्शन देनी है कि मुझे लमसम अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे रिटायरमेंट के बाद मंथली बेसिस पर वॉर इंजरी रिलीफ दिया जाए। तो ये था पार्ट 3, और अब आते हैं पार्ट 4 पर, और संक्षेप में देखते हैं कि इनवैलिड पेंशन क्या होती है। तो जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया है, अगर किसी सैनिक को डिसेबिलिटी के लिए सेना से इनवैलिड आउट किया जाता है तो उसे डिसेबिलिटी पेंशन या वॉर इंजरी पेंशन मिलेगी, बशर्ते वो डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, यानी वो फौजी ड्यूटी के कारण हुई है। अब सवाल आता है कि अगर वो डिसेबिलिटी फौजी ड्यूटी के कारण नहीं हुई है तो क्या होगा। जैसे सैनिक लीव पर घर गया, बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट हुआ और उसे इनवैलिड आउट कर दिया गया। इस केस में क्योंकि इस डिसेबिलिटी का कारण फौजी नौकरी नहीं है, उस सैनिक को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी, उसे मिलेगी इनवैलिड पेंशन। और इनवैलिड पेंशन कितनी होगी, ये होगी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50%, यानी 50%। जैसे मान लीजिए सिपाही मंजूनाथ की लास्ट ड्रॉन सैलरी यानी बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, एक्स ग्रुप पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस मिलाकर 50,000 रुपए है, तो उसकी इनवैलिड पेंशन बनेगी 25,000 रुपए। एक याद रखने वाली बात यह है कि 4 जनवरी 2019 को इस विषय में एक इंपॉर्टेंट लेटर निकला था। 4 जनवरी 2019 से पहले इनवैलिड पेंशन तभी मिलती थी जब इनवैलिड आउट होते समय सैनिक की नौकरी 10 साल या उससे ज्यादा होती थी। लेकिन जो भी सैनिक 4 जनवरी 2019 या उसके बाद सर्विस में है, उस पर यह नया रूल लागू है, और वो रूल है कि इनवैलिड पेंशन के लिए 10 साल की सर्विस की जरूरत नहीं है। तो चाहे इंजरी फौज की नौकरी के कारण ना हो, अगर किसी सैनिक को इनवैलिड आउट किया जा रहा है, उसे इनवैलिड पेंशन मिलेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी नौकरी कितनी है। लेकिन इनवैलिड पेंशन के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और वो ये है कि इनवैलिडमेंट मेडिकल बोर्ड ये सर्टिफाई करना चाहिए कि सैनिक अपनी डिसेबिलिटी के कारण अब फौज और सिविल दोनों में नौकरी करने में समर्थ नहीं है। ग्रेट, तो ये था आज का वीडियो। तो मैंने नए पेंशन एंटाइटलमेंट रूल्स जो 21 सितंबर 2023 को पब्लिश हुए हैं, उन पर 3 वीडियो किए हैं। पिछले 2 वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके अलावा अगले हफ्ते मैं इन तीनों वीडियोस को ज्वाइन करके एक सिंगल वीडियो में रिलीज करूंगा, क्योंकि ये तीनों वीडियो आपस में कनेक्टेड हैं। अच्छा होगा कि आप वो पूरा वीडियो देखें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।